नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कभी भी गिर सकती है मोदी सरकार। ये अल्पमत की सरकार है। मोदी 3.0 को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ये बड़ा दावा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में आग की घटनाओं पर जताई चिंता, सरकार से रोकने के उपाय करने की मांग। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार बनते ही महाराष्ट्र से बिहार तक एनडीए में बढ़ी रार, कई जगह बीजेपी की अंतरकलह भी आई सामने। खबर में आगे जिक्र होगा कि कानपुर मेयर के वायरल वीडियो पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा सरकार के हवाई दावों की हवा में उड़ती फाइल। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि आरएसएस को कोई गंभीरता से नहीं लेता, मोहन भागवत व इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत सुनिश्चित कर दी है, और यहाँ पर ये जो सरकार मोदी सरकार बनी है ये किसी भी वक्त गिर सकती है, तो वीडियो की लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। किसी भी वक्त गिर सकती है सरकार, ये अल्पमत की सरकार है। मोदी 3.0 को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा दावा किया और उन्होंने मोदी 3.0 को अल्पमत की सरकार बताया। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए गलती से एनडीए की सरकार बन गई है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के पास जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अल्पमत की सरकार है और ये सरकार कभी भी गिर सकती है। हम चाहेंगे कि ये चलता रहे, ये देश के लिए अच्छा है, हम मिलकर देश को मजबूत करने के लिए काम करें। खड़गे ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को जो कुछ अच्छा चल रहा है उसे चलने नहीं देने की आदत है, लेकिन हम देश को मजबूत करने की दिशा में सहयोग करेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में देश ने ऐसा जवाब दिया कि मोदी सरकार को दूसरे के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपना सत्ता का घर संभालना पड़ रहा है। 17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को मोदी की गारंटी दी थी कि 2022 तक हर भारतीय के सर पर छत होगा। ये गारंटी तो खोखली निकली। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अब 3 करोड़ पीएम आवास देने का ढिंढोरा ऐसे पीट रहे हैं जैसे पिछली गारंटी पूरी कर ली हो। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी की आवास योजना में 49 लाख शहरी आवास यानी 60% घरों का अधिकतर पैसा जनता ने अपनी जेब से भरा। उनके मुताबिक एक सरकारी सामान्य शहरी घर औसतन 6.5 लाख रुपए का बनता है, उसमें केंद्र सरकार केवल 1.5 लाख रुपए देती है। इसमें 40% योगदान राज्यों और नगर पालिका का भी होता है। बाकी का बोझ का ठीकरा जनता के सर पर फूटता है, वो भी करीब 60% का बोझ, ऐसा संसदीय समिति ने कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में आग की घटनाओं पर जताई चिंता, सरकार से रोकने के उपाय करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के वन क्षेत्र में लगी आग की चपेट में आने से 4 वन कर्मियों की मौत पर दुख जताते हुए शुक्रवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को आग लगने की घटनाओं को रोकने के उपाय करने चाहिए और जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिमालय को बचाने के लिए सबके सहयोग से व्यापक स्तर पर कारगर प्रयास किए जाने भी जरूरी हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सिविल स्वयं वन प्रभाग के तहत बिनसर वन्य जीव विहार में आग की चपेट में आने से 4 वन कर्मियों की मृत्यु हो गई है और 4 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अल्मोड़ा उत्तराखंड में जंगल की आग बुझाने गए 4 कर्मचारियों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। पीड़ित परिवारों को मुआवजा और हर संभव स्तर पर सहायता का आग्रह मैं राज्य सरकार से करती हूँ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार बनते ही महाराष्ट्र से बिहार तक एनडीए में बढ़ी रार, कई जगह बीजेपी की अंतरकलह भी आ गई सामने। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आने के बावजूद बीजेपी ने भले ही एनडीए के झंडे तले सरकार बना ली हो, लेकिन सरकार गठन के चंद दिन भी नहीं हुए हैं और बिहार में महाराष्ट्र तक एनडीए में खटपट उभर कर सामने आने लगी है। वहीं कई जगह बीजेपी की भी अंतरकलह बाहर आने लगी है और एक तरफ जहां महाराष्ट्र में शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार की एनसीपी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं, तो वहीं यूपी, बिहार और झारखंड में भी बीजेपी और एनडीए में सब ठीक नहीं है। बात करें महाराष्ट्र की तो एनडीए के 2 घटक दल एनसीपी और शिवसेना नाराज बताए जा रहे हैं। मोदी कैबिनेट में शिवसेना को 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला है। 7 सांसद होने के बावजूद कैबिनेट में जगह नहीं मिलने की वजह से शिवसेना नेता श्रीरंग बारने ने नाराजगी जाहिर भी की है। श्रीरंग ने कहा है कि एनडीए में जो पार्टियां 4-5 सीटें जीती हैं उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है, वहीं हमने 7 सीटें जीते हैं लेकिन एक भी कैबिनेट पद नहीं दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कानपुर मेयर के वायरल वीडियो पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा सरकार के हवाई दावों की
हवा में उड़ती फाइल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कानपुर महापौर के वीडियो वायरल पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। दरअसल नाला सफाई को लेकर महापौर ने बैठक बुलाई थी। उस बैठक में अधिशासी अभियंता के फाइल दिखाने पर कानपुर महापौर ने गुस्से में फाइल को फेंक दिया और उनका ये वीडियो वायरल हो गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि उनके इस वीडियो को देख अखिलेश यादव ने कानपुर महापौर के गुस्से को दिखावटी बता दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के हवाई दावों की हवा में उड़ती फाइलें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि आरएसएस को कोई गंभीरता से नहीं लेता। मोहन भागवत व इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा की रणनीतियों की आलोचना शुरू कर दी है। आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने मणिपुर में फैली अशांति का जिक्र किया। इंद्रेश कुमार ने भाजपा को अहंकारी तक कह डाला। आरएसएस के दोनों नेताओं के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने अपनी बात को रखने में देरी कर दी है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस को कौन गंभीरता से लेता है। पीएम मोदी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते तो हम क्यों लें। बोलने का समय था तब बोलते तो हर कोई उन्हें गंभीरता से लेता। उस समय वो चुप रहे, उन्होंने भी सत्ता का आनंद ले लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने सब कुछ गुजरात को दिया, वाराणसी में फैक्ट्री की जरूरत। कांग्रेस नेता अजय राय का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वाराणसी के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास की मांग की और अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात को तरजीह देने का आरोप लगाया है। राय ने वाराणसी में कारखानों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और यहाँ पर प्रधानमंत्री से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की घोषणा करने का आग्रह किया। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात को संसाधनों का आवंटन अनुपातहीन रूप से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 18 जून को वाराणसी का दौरा निर्धारित है, जो लगातार तीसरी बार पदभार ग्रहण करने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र का उनका पहला दौरा होगा। राय ने आगामी किसान सम्मेलन पर प्रकाश डाला, जहां मोदी किसानों को संबोधित करेंगे। वाराणसी में अपने 4.5 घंटे के प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के शाम 4:30 बजे बाबतपुर के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने की उम्मीद है। उनकी योजना स्थानीय किसानों को सम्मानित करने और सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की है, जिससे क्षेत्र के लगभग 2,67,665 किसान लाभान्वित होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट घोटाला दूसरा व्यापम है, प्रधानमंत्री मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। कांग्रेस पार्टी ने नीट के कथित घोटाले पर मोदी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा नीट स्नातक में कथित धांधली को लेकर शुक्रवार को इसे व्यापम 2.0 करार दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर मूकदर्शक बने नहीं रह सकते। मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि इस मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान में आरोप लगाया कि मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री व एनटीए ने नीट घोटाले की लीपापोती चालू कर दी है। उन्होंने सवाल किया कि अगर नीट में पेपर लीक नहीं हुआ तो बिहार में 13 आरोपियों को पेपर लीक के चलते गिरफ्तार क्यों किया गया। क्या रैकेट में शामिल शिक्षा माफिया व संगठित गिरोह को पेपर के बदले 30-50 लाख रुपए तक के भुगतान का पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पर्दाफाश नहीं किया। गुजरात के गोधरा में नीट स्नातक में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ नहीं हुआ है। उन्होंने ये सवाल भी किया कि अगर मोदी सरकार के मुताबिक नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ तो ये गिरफ्तारियां क्यों हुई। इससे क्या निष्कर्ष निकला। क्या मोदी सरकार देश की जनता की आंखों में पहले धूल झोंक रही थी या अब झोंक रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 24 लाख युवाओं के अरमानों का गला घोट डाला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, सरकार और एनटीए को नोटिस दे मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई और शीर्ष अदालत ने 7 अर्जियों पर सुनवाई करते हुए एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में बिखर रहा है एनडीए गठबंधन, बीजेपी और एनसीपी नेताओं के बीच तेज हुई जुबानी जंग। छगन भुजबल ने कह दी चुभने वाली बात। जी हाँ दोस्तों, भाजपा और एनसीपी में जुबानी जंग छिड़ गई है। केंद्रीय
केंद्रीय राज्य मंत्री के पद का ऑफर ठुकराने के बाद अब एनसीपी नेता भाजपा पर ही हमलावर हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम होने पर हमला बोला है। भुजबल ने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी को दोष देने से पहले यूपी भी देखना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं, सीएम नीतीश कुमार की जगह संजय झा होंगे जेडीयू अध्यक्ष। 29 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को दिल्ली में होने जा रही है और इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन सहित आने वाले समय में संगठन विस्तार सहित कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी। बैठक में पार्टी नेताओं को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद संजय झा को सौंपी जाए। और बता दें कि जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 6 महीने बाद हो रही है। इसके पहले 29 दिसंबर 2023 जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेडीयू में हलचल, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा सदन के उपसभापति को सौंपा। इसके तहत भी उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में नर्मदा आरक्षण के लिए सकारात्मक सहयोग देने को तैयार विपक्ष। जीतू पटवारी बोले सभी की भागीदारी हो। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सकारात्मक सहयोग देने की बात कही है। और कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि नर्मदा नदी को संकट से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें सरकार, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संगठन और वैज्ञानिक संस्था सभी की भागीदारी हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा आयोग। वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया तेज। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में कुछ महीनों बाद संभावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को राज्य के सभी 24 जिलों के निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची से गलत तरीके से कई लोगों के नाम हटाए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है। ऐसी शिकायतों का नियमानुसार सत्यापन करते हुए कार्रवाई की जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मई में थोक महंगाई बढ़कर 15 महीने के उच्चतम स्तर पर। खाने पीने की चीजें हुई महंगी। जहां दोस्तों सब्जियों, दाल तथा खाने पीने की दूसरी चीजों की थोक कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से मई में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 2.61% पर पहुंच गई है, जो 1.25 साल का उच्चतम स्तर है। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राष्ट्र में 4 महीनों में बदल दूंगा सरकार, शरद पवार ने किया चौंकाने वाला दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली बेहतर प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन के दलों का उत्साह 7वें आसमान पर है। और इंडिया गठबंधन के चुनाव में भाजपा को बहुमत हासिल करने से तो रोका नहीं। और यहाँ पर आपको बता दें कि एनडीए के लिए चुनौती पेश कर दी है इंडिया गठबंधन ने, क्योंकि 235 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत चुकी है। अब विभिन्न राज्यों के राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी विपक्षी दलों ने काफी शानदार प्रदर्शन किया और 48 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की। अब राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव में पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में सियासत गर्म, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ेंगे एनडीए का साथ, क्या बिहार में फिर होगा खेला। जी हाँ दोस्तों, बिहार की काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की हार के बाद अब सियासी भूचाल आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव से पहले जहां उपेंद्र कुशवाहा लालू परिवार के खिलाफ जमकर बोल रहे थे, वहीं अब उनके द्वारा लालू यादव को भेजे एक संदेश ने सियासी अटकलें तेज कर दी है। लालू के संदेश ही नहीं, उनके द्वारा मीडिया में दिए गए बयान ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट पर जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे और लालू परिवार के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब लालू के जन्मदिन पर दिए संदेश ने सियासी हलचल तेज कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू के जन्मदिन पर एक संदेश भेजा जिसमें वो काफी नरम नजर आ रहे थे। उन्होंने लालू को भेजे संदेश में लिखा कि अपने समय में सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा रहे लालू यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती गारंटी वारंट जारी।
पोस्को के केस में हुई कार्रवाई। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत ने गुरुवार को पोस्को मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने अपनी जमानत के लिए अप्लाई किया है। पुलिस के मुताबिक येदियुरप्पा पर एक 17 साल की लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस साल 2 फरवरी को बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयराम रमेश का तंज, घटती अंतर्राष्ट्रीय छवि को बचाने के लिए G7 समिट में शामिल होने जा रहे हैं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा से पहले कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि वो G7 शिखर सम्मेलन में अपनी कमजोर अंतर्राष्ट्रीय छवि को बचाने के लिए इटली की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और जापान के राष्ट्राध्यक्षों का G7 शिखर सम्मेलन 1970 के दशक के अंत से हो रहा है और उन्होंने 1997 से 2014 तक रूस की सदस्यता का भी जिक्र किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजीव बालियान के खिलाफ पर्चे बांटने पर सोम की फजीहत, मिला 17 करोड़ मानहानि का नोटिस। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और भाजपा नेता संगीत सोम का विवाद बढ़ता जा रहा है। संजीव बालियान द्वारा संगीत सोम को शिखंडी बताए जाने के बाद उनके द्वारा संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस बीच संजीव बालियान ने अपनी ही पार्टी के नेता संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजकर लीगल कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि संगीत सोम की प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को प्रेस नोट बांटे गए, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान अकूत संपत्ति अर्जित करने, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने, ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने, हरियाणा में हुए पूर्व विधायक नफे सिंह हत्याकांड के आरोपियों को संरक्षण देने समेत 20 संगीन आरोप लगाए हैं। संगीत सोम के लेटर पैड से प्रेस नोट बांटे गए। संगीत सोम का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि इस दौरान कौन यहां पर आकर ये प्रेस नोट बांट गया। इसके बाद मंत्री के मित्र संजीव खरदू ने संगीत सोम को मानहानि का नोटिस भेजा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के लिए अच्छा मौका है, इस्तीफा देकर देश में एक साथ करा ले चुनाव, संजय सिंह का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक राष्ट्र एक चुनाव, एनडीए के घटक दलों के मंत्रालय बंटवारे और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि बातचीत करते हुए संजय सिंह ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए इससे अच्छा क्या मौका होगा, वो पीएम मोदी पद से इस्तीफा देकर पूरे राष्ट्र का चुनाव एक साथ करवा लें। भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं है, उनकी 240 लोकसभा सीट आई है, ऐसे में कोशिश करें पूरे देश का चुनाव और लोकसभा चुनाव फिर से करवा लें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, गौरव गोगोई ने पूछा कहां है पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता ने कहा कि परीक्षा केंद्रों और कोचिंग सेंटरों के बीच इस अनौपचारिक बंधन के परिणाम स्वरूप कई परिवार सदमे में है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पत्र लीक करने के लिए 10-20 लाख की मोटी रकम की मांग की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ जींद में किसानों का प्रदर्शन, सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर का किया समर्थन। जी हां दोस्तों, यहां पर भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर बुधवार को बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई और सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर के समर्थन में किसानों ने प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को मांगों का ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने कहा कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत आए दिन किसानों के खिलाफ बयानबाजी करती रहती हैं और उनके बयानों से पूरा देश आहत है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की घटना के बारे में कंगना रनौत ने पंजाब को उग्रवादी कहा, जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए जिलों और कॉलेजों के रिव्यू के फैसले पर भड़के गहलोत, कहा मोदी की गारंटी की हवा निकल रही है भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में पिछले साल सत्ता संभालने के बाद भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की योजनाओं का रिव्यू करने की लगातार घोषणा कर रही है और इस पर बयान देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार मोदी की गारंटी की हवा निकाल रही है, क्योंकि पीएम मोदी विधानसभा चुनाव से पहले कह रहे थे कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद कम होने पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने उठाया सवाल, मोहन सरकार को जमकर घेरा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है, लेकिन बीते वर्षों के मुकाबले इस बार खरीदारी कम है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गेहूं की खरीदी में कमी आने पर मोहन सरकार को घेरा है और तंज कसा है कि कई बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने वाले राज्य आखिर गेहूं
खरीदी में क्यों पिछड़ गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी की चमक में लोगों की आवाज नहीं सुनी, आरएसएस मुखपत्र में भाजपा पर कड़ा प्रहार। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने माउथपीस ऑर्गेनाइजर में बीजेपी पर तीखी टिप्पणी कर दी है। इसमें संघ ने लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के फेलियर की वजह बताई है। बता दें कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने चुनाव के दौरान अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन परिणामों में उसे अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं हुआ, यानी पार्टी 272 सीटें नहीं ला पाई। उसके सांसदों की संख्या 240 पर ही रुक गई। और इसी को लेकर अब आपको बता दें कि आरएसएस ने अपने मुखपत्र में यहाँ पर कड़ा प्रहार किया है भाजपा पर और कहा कि मोदी की चमक में लोगों की आवाज नहीं सुनी गई। जी हाँ दोस्तों, लोगों की आवाज को नजरअंदाज करने का यहाँ पर इशारा किया गया है और ये किसी और ने नहीं, आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर ने किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूसीसी पर नीतीश कुमार की जेडीयू ने फिर बढ़ाई बीजेपी की धड़कने, कहा अहम सहमति जरूरी। जी हाँ दोस्तों, एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू ने इससे पहले कहा था कि यूसीसी को सुधार के उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि राजनीतिक साधन के रूप में। टीडीपी ने कहा कि इस पर बैठक कर चर्चा की जानी चाहिए।